नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में। और 3-4 दिन हो गए आपको वीडियो जो है वो नहीं मिल पाया। एक्चुअली पहले तो 2-3 दिन बीमार हो गए और अभी 2-3 दिन से शादी में गए हुए थे, लेकिन कल आपके लिए एक वीडियो बनाया था, रामसरी मेरे साथ ही थे। तो जल्द ही जो है वो फिर से वीडियो शुरू करने का प्रयास में था। और आज सुबह सुबह मैंने 3 वीडियो अनअकैडमी पे अपने ऑडिट के डाल दिए हैं। ऑडिट के लगभग 8 वीडियो हो चुके हैं। आज 3 डाले थे, 5 पहले के डाले हुए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी है। बाकी अगर आपने अनअकैडमी पे भी हमें अभी तक फॉलो नहीं किया और आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बताने देना चाहता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट के जो 12 सब्जेक्ट उसमें से 6 सब्जेक्ट यहाँ होंगे और बाकी के 6 सब्जेक्ट वहाँ होंगे। जिस प्रकार अभी 2 सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं, जीएफएनडीआर और बिजनेस मेथड यहाँ पे चल रहे हैं, जबकि जीएफएनडीआर और ऑडिट जो है वो अनअकैडमी पे चल रहे हैं। ठीक है, और आरएसआर और बिजनेस मेथड यूट्यूब पे चल रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यू क्लास चल रही है। जीएफएनडीआर लगभग जीएफएनडीआर जो है वो आपका 40-45% तो कंप्लीट करवा दिया है मैंने। और अपना ऑडिट अभी शुरू किए, 2-3 दिन ही हुए। तो जीएफएनडीआर ऑडिट का पहला वीडियो, पहले चैप्टर के लगभग 8 वीडियो डाल दिए। पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और इसी प्रकार अपन जो है वो चल ही रहे। तो आपसे निवेदन है कि जरूर अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो रखें, ताकि दोनों तरफ से आपको वीडियो जो है वो मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वो चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया था, नया चैप्टर शुरू करना है। और आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर 11, यानी 10 तक हमने कर दिया है। और 11 के अंदर है अवकाश ये, और 10 के अंदर भी अवकाश था। अवकाश की सामान्य शर्तें थी चैप्टर 10 के अंदर, और 11 में है अवकाश। यानी इसके अंदर हम चैप्टर 10 के अंदर तो ये देखें कि कौन कौन से अवकाश हमें मिलते हैं और किस प्रकार की प्रोसेस है अवकाश लेने की, किन से अवकाश मांगने हैं, किस प्रकार का पूरा मैटर था। और अध्याय 11 के अंदर अवकाश है, यानी किस कर्मचारी को कितने अवकाश मिल सकते हैं, कौन सा कर्मचारी कितने अवकाश जो है वो ले सकता है, इसके बारे में अपन जो है वो अध्याय 11 के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने अनअकैडमी को और राजस्थान एग्जाम मंत्रा को और पहली बार ही आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें और अनअकैडमी भी फॉलो कर लें, ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। अध्याय 10 के अंदर सेशन पहला आता है, भाग नंबर 1 आता है, जिसके अंदर नियम 87, 87 क, 87 ख, 88, 89 ये 4 नियम है। इसके बाद आता है भाग 2। पहले भाग 1 से शुरू करते हैं और नियम नंबर 87 देखते हैं। 87 से शुरू होता है अध्याय 11 और पहला ही नियम है प्रत्यायोजिता, यानी नियम 87 ये कहता है कि अवकाश जो है वो किस प्रकार प्राप्त होंगे, यानी अवकाश किससे प्राप्त होंगे। केवल स्थायी कर्मचारियों पर ही ये नियम लागू होते हैं। जो स्थायी कर्मचारी हैं उन्हीं पर भी, जो राज्य सरकार के अंदर स्थायी कर्मचारी है उन पर ही ये इस अध्याय 11 के अंदर जो नियम है वो किन पे लागू होंगे, केवल स्थायी कर्मचारियों पे लागू होंगे। और जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन पे ये नियम, अगर गवर्नमेंट कोई विशिष्ट नियम बना के या कोई विशिष्ट सुझाव देती है कि इन कर्मचारियों पे ये नियम लागू होना है, तभी लागू होंगे। बाकी ये केवल और केवल स्थायी कर्मचारियों पे लागू होंगे। ठीक है, ये कहता है नियम 87। ठीक है, अब आता है नियम 87 का। नियम 87 क्या कहता है कि अवकाश लेखे। देखिए आरएसआर के अंदर, जब जूनियर अकाउंटेंट के अंदर ही आरएसआर है और वो भी आरपीएससी जो आयोजित करती है, उसी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आरएसआर और जीएफएनडीआर है। बाकी आप जैसे विद्युत विभाग का आपने एग्जाम दी है, आपने ये रोडवेज वाला भी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दोगे, तो किसी भी एग्जाम के अंदर आरएसआर जीएफएनडीआर नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जो आरएसआर राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है जूनियर अकाउंटेंट, जो आरपीएससी ने पीछे करवाई थी, उसके अंदर आरएसआर और जीएफएनडीआर जोड़ने का 2 उद्देश्य था। एक तो इसके अंदर क्या था कि सबको शामिल कर लिया था। अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है वो स्पेशली अकाउंट्स के बंदों के लिए होती है, लेकिन इसमें सबको शामिल किया। इसलिए क्या कर दिया, अगर सब शामिल कर रहे हैं तो उन्हें सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए। जीएफएनडीआर और आरएसआर अकाउंटेंट जो कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं उनको भी पता नहीं है, तो सबको एक साथ करके इतना विस्तृत सिलेबस कर दिया। और जीएफएनडीआर और आरएसआर
इसलिए जरूरी है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि वो जिस विभाग में भी, चाहे वो शिक्षा विभाग में जाता है, चाहे वो सचिवालय में जाता है, चाहे कहीं पर भी जाता है, उनके जितने नीचे जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको सबको हैंडल करना पड़ता है। उस जूनियर अकाउंटेंट को उनके सभी चीज़ों का उसे लेखा रखना पड़ता है। तो उसे सामान्य लेखा और वित्त नियम भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कहाँ से पैसा आना है, कहाँ पैसा जाना है, उसका हिसाब किस प्रकार रखना है। और उसे जो है कर्मचारियों कि उससे क्या है कि बहुत सारे मेंटेन रखना पड़ता है, उसकी सर्विस मेंटेन रखनी पड़ती है, सर्विस डायरी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो उसे RSR के नियमों का भी जो है पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो RSR और GFR इस जूनियर अकाउंटेंट के अंदर है। अब देखिए अवकाश लेखे, कोई भी कर्मचारी, कोई भी राज्य कर्मचारी अगर अवकाश लेता है तो हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा कि उसे अपने सक्षम अधिकारी से अवकाश के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब अवकाश भी कुछ इसकी लिमिटेशन है, कुछ निश्चित अवकाश है, तो उन सब का एक ब्यौरा रखना पड़ता है, उन सब को एक स्थान पे उनकी डिटेल रखनी पड़ती है। जिस प्रकार हम अपने घर के अंदर या किसी व्यवसाय के अंदर जैसे आउटगोइंग और इनकमिंग यानी कितना पैसा आया, कितने का माल आया, कितने का गया, वो जिस इस प्रकार हिसाब रखते हैं, उसी प्रकार राज्य कर्मचारियों के अवकाशों का भी हिसाब रखना पड़ता है कि किस कर्मचारी को कितने अवकाश स्वीकृत हो गए हैं, कौन से अवकाश से उसे बीच में बुला लिया गया था, कितने अवकाश उसे स्वीकृत और हो सकते हैं, कितने अवकाश के बदले उसे जो है वो नगद पे करना है। तो ये सारी डिटेल रखनी होती है। इसीलिए नियम 87 के अंदर दिखाया गया है कि अवकाश लेखे, तो अवकाश लेखे कौन रखेगा, अवकाश का ब्यौरा कौन रखेगा, अवकाश लेखा कौन रखेगा। अवकाश लेखा जो है वो परिशिष्ट 2 के प्रपत्र 1 में रखा जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि अवकाश लेखे राजस्थान के कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों के अवकाश लेखे किस परिशिष्ट में रखे जाएंगे। तो राज्य कर्मचारियों के जो अवकाश लेखे हैं वो परिशिष्ट 2 के प्रपत्र 1 के अंदर जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है परिशिष्ट कौन सा है, 2 है, 2 क और प्रपत्र 1 है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस परिशिष्ट में राज्य कर्मचारियों के अवकाश रखे जाएंगे। परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 2 क, परिशिष्ट 3 क, परिशिष्ट 4 क, इस प्रकार रखे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट है नियम 87 ख। नियम 87 ख ये कहता है, इसके अंदर इसको 2 भागों में बांट दिया है, 87 ख 1 और 87 ख 2। 87 ख 1 में कहते हैं कि राजपत्रित जो अधिकारी है उनके अवकाश लेखे कौन रखेगा। जो राजपत्रित अधिकारी है उनके अवकाश जो है वो नियम 160 ख के अनुसार जिस व्यक्ति को इनके अवकाशों का लेखा रखने की जिम्मेदारी दी गई है, इस नियम के तहत 162 नियम के अनुसार जिन्हें इनके अवकाश के लेखे रखने के लिए अधिकृत किया गया है, वह अधिकारी इनके जो है अवकाश लेखे रखेगा। ठीक है, अब आता है, ये तो राजपत्रित कर्मचारी हो गए। अराजपत्रित कर्मचारियों के अवकाश लेखे कौन रखेगा। तो अराजपत्रित कर्मचारियों के अवकाश लेखे जो जिस विभाग के अंदर, जिस कार्यालय के अंदर वो कर्मचारी नियुक्त है, जहां वो अपनी सर्विस कर रहा है, उस कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष जो है उसके क्या रखेगा, अवकाश लेखों का ब्यौरा रखेगा। ठीक है, तो दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। राजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश लेखा कौन रखेगा। राजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश लेखा जो है वो प्राधिकृत नियम 162 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी रखेगा, जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के अवकाश लेखे कार्यालय अध्यक्ष रखेगा। यानी जो कर्मचारी, जैसे आप LDC के पोस्ट पे नियुक्त होते हो, तो जिस विभाग के अंदर आप LDC हो, उस विभाग कि जिस कार्यालय में आप कार्य कर रहे हो, यानी जिस कार्यालय के अंदर आप ज्वाइनिंग आपको मिली है, उस कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष जो है वो आपके अवकाश लेखों का ब्यौरा अपने पास रखेगा और उसके समय समय पर जो है वो उसके अंदर एंट्री करता रहेगा जब जब आपको अवकाश स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नियम आता है 88। नियम 88 क्या कहता है, देखिए, विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संबंध। अब देखिए बहुत प्रकार के अवकाश होते हैं, तो नियम 88 के अंदर यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार के अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जो है वो संयोजित कर सकते हैं। यानी
किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ कोई भी दूसरा प्रकार का अवकाश जो है, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार के अवकाश मिलते हैं, जैसे पितृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश है, मेडिकल अवकाश और उच्च अध्ययन अवकाश, तो ऐसे बहुत सारे अवकाश मिलते हैं। तो किसी भी अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिला के भी उसको निरंतर जारी रखा जा सकता है। ये कौन कहता है? ये नियम कहता है 88 कहता है कि दो प्रकार के अवकाशों को एक साथ मिला के संयोजित करके उसकी कंटिन्यू रखी जा सकती है। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नियम नहीं है। क्वेश्चन देखो, इससे पूछा जाएगा प्रशिष्ट कौन सा है? किस नियम राजपत्रित अधिकारियों के अवकाशों का लेखा कौन रखता है? अराजपत्रित कर्मचारियों के अवकाशों का लेखा कौन रखता है? ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नियम 88 से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आता है नियम 89। नियम 89 कहता है सेवानिवृत्ति दिनांक के उपरांत अवकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या किसी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दिनांक के बाद अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है। सेवानिवृत्ति दिनांक के उपरांत अवकाश, नियम नंबर 89, सेवानिवृत्ति दिनांक के बाद अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पहली कंडीशन तो यह है कि कोई सेवानिवृत्ति दिनांक के बाद अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है उस कर्मचारी ने एक सेवानिवृत्ति के दिनांक से पहले और अवकाश के लिए वो आवेदन करता है तो उसे जो है वो अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। उसमें भी एक कंडीशन है, अगर उसे उपार्जित अवकाश के किसी, जैसे उसने 10 उपार्जित अवकाश मांगे या 20 उपार्जित अवकाश मांगे और उसे उन अवकाशों के मध्य में बुलाया गया हो या लोक हित में उन अवकाशों को स्वीकृत नहीं किया गया हो, तो इस कंडीशन में अगर कौन सी कंडीशन, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर लोक हित में उस कर्मचारी के उपार्जित अवकाशों को स्वीकृत नहीं किया गया हो या उन्हें मध्य में बुलाया गया हो तो 120 दिन के जो है वो अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। ठीक है, 120 दिन के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर सोचिए आप कि कोई कर्मचारी 15, 12, 18 को जो है वो सेवानिवृत्त होने वाला है, लेकिन वो अब ये नहीं कह सकता कि 14 तारीख को मेरे को अवकाश स्वीकृत करे। अब 120 दिन तक के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन वो कब किए जा सकते हैं? जब 120 दिन उसके रिटायरमेंट में या सेवानिवृत्ति में हो, यानी इससे 120 दिन पहले उसे अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन इस डेट के बाद, यानी इस डेट 15 को तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, तो उचित समय भी उसके पास है सेवानिवृत्ति में। यानी कोई कर्मचारी ये कहता है कि मेरे को 30 दिन का सेवानिवृत्ति अवकाश चाहिए, तो उसे 30 दिन से पहले इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। 30 दिन से पहले इसके लिए उसे आवेदन करना होगा। तो ये भी बात इसमें ध्यान रखने वाली है। मोस्ट बात यही है कि सेवानिवृत्ति पूर्व कितने दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 120 दिन का किया जा सकता है। अगर ये टर्म और कंडीशन दी हो तो किया जा सकता है, अगर टर्म और कंडीशन नहीं हो तो सेवानिवृत्ति पहले किसी भी प्रकार का अवकाश जो है स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक जो है वो कुछ कब इसके लिए आवेदन करना है, यानी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाला है उसे आवेदन कब करना है? तो देखिए इसमें राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों के लिए है। राजपत्रित जो कर्मचारी होते हैं, राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं, उनको अपने बकाया अवकाश का सत्यापन महालेखाकार से करवाना होगा। बहुत ही मोस्ट लाइन है, पूछा जा सकता है राजपत्रित अधिकारियों को अपने बकाया अवकाश का सत्यापन किससे करवाना पड़ेगा, किसके माध्यम से करवाना पड़ेगा या किससे करवाना पड़ेगा? तो महालेखाकार से राजपत्रित अधिकारियों को अपने बकाया अवकाश का सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन करवाने के बाद अगर उसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश चाहिए, अगर कोई राजपत्रित अधिकारी है और उसे सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश चाहिए, तो सबसे पहले तो वो महालेखाकार से अपने अवकाशों का सत्यापन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अवकाश चाहिए राजपत्रित कर्मचारियों को, तो अवकाश का प्रार्थना पत्र वह अवकाश प्रस्थान करने के 2 माह पहले देगा। ये जो बात है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? राजपत्रित अधिकारी, अगर राजपत्रित अधिकारी सेवानिवृत्ति अवकाश के लिए आवेदन कब करेगा? 2 माह पूर्व करेगा, 3 माह पूर्व करेगा, 1 माह पूर्व करेगा? जब उसे अवकाश चाहिए
तब करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजपत्रित अधिकारी जो है वो अवकाश प्रार्थना पत्र अवकाश प्रस्थान करने के 2 माह पूर्व देगा। ठीक है, अब बात करते हैं अराजपत्रित कर्मचारियों की। तो अराजपत्रित कर्मचारी जो है ये अवकाश 1 माह पूर्व उसे अवकाश प्रार्थना पत्र देना होगा। जब वो अवकाश के लिए प्रस्थान कर रहा है उससे 1 माह पहले, 1 महीने पहले उसे जो है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। राजपत्रित कर्मचारियों को 2 माह पहले देना पड़ेगा, अराजपत्रित कर्मचारियों को 1 माह देना पड़ेगा। दोनों ही मोस्ट है, नोट कर लीजिए। ये जो अध्याय है 11 और अध्याय 10, अध्याय 10, 11 बहुत महत्वपूर्ण है। 5 क्वेश्चन इसी 2 अध्याय में से आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए भाग नेक्स्ट चलते हैं। नियम नंबर इसके अंदर देखो 90 जो है वो है नहीं, 90 विलोपित है यानी नहीं है। इसके बाद आता है 91, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है 91, उपार्जित अवकाशों की देयता। उपार्जित अवकाश है उसकी देयता कितनी रहेगी। तो देखिए उपार्जित अवकाश कौन से होते हैं, जो हम सर्विस करके प्राप्त करते हैं, जो हम ड्यूटी करके प्राप्त करते हैं, जो हम अपने डे टू डे डेली की सर्विस प्राप्त करते हैं। तो देखिए किस कर्मचारी को कितने अवकाश उपार्जित अवकाश प्राप्त होते हैं। तो देखिए वैसे तो आपको सबको पता है ये 15 दिन का अवकाश जो है वो अर्जित होता है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। 30 दिन का जो है यानी महीने के 1 साल के अंदर एक कर्मचारी जब 1 साल की सेवा पूर्ण हो जाती है तो 30 उपार्जित अवकाश जो है उसके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। राज्य कर्मचारियों को 1 वर्ष 1 कैलेंडर माह पूर्ण होने के बाद, नोट कर लेना ये बात, इसमें कैलेंडर 1 कैलेंडर वर्ष यानी जो अपना जो कैलेंडर चलता है वही कैलेंडर। ठीक है, एक राज्य कर्मचारी को 1 वर्ष में 30 दिन का, नोट कर लो ये बात, 1 दिन में 30, सॉरी 1 दिन में नहीं, 1 वर्ष में 30 दिन उपार्जित अवकाश दे होंगे। कोई भी राज्य कर्मचारी है उसे 1 वर्ष पूर्ण सेवा करने के बाद, जैसे ही उसकी 1 वर्ष की सेवा हो जाती है, लेकिन ये प्रोबेशन टाइम को छोड़कर है। ठीक है, प्रोबेशन टाइम में आपको किसी भी प्रकार का अवकाश दे नहीं है, केवल मातृत्व और पितृत्व अवकाश ही दे है प्रोबेशन टाइम में। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका अवकाश दे नहीं है। एक बार आपका प्रोबेशन समाप्त हो जाता है और आप स्थायी हो जाते हो, आपको सैलरी का पूर्ण लाभ मिलने लगता है। उसके बाद आपकी 1 वर्ष की जब सेवा पूर्ण हो जाएगी तो 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद आपको 30 दिन के उपार्जित अवकाश मिलते हैं। ठीक है, उपार्जित अवकाश कितने मिलेंगे, 30 दिन के मिलेंगे। और मैक्सिमम कितने अवकाश आप अपने लाइफ टाइम की जो सेवा है यानी पूरे 60 साल तक रिटायरमेंट होता है, तो अगर बंदा अब कब लगता है उसकी बात अलग, लेकिन जब तक आप रिटायरमेंट होते हो तब तक आप कितना अधिकतम अवकाश जमा रख सकते हो अपने अवकाश लेखों में, 300 अवकाश जो है वो जमा रख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए। एक कर्मचारी स्थायी होने के बाद 1 वर्ष कार्य करेगा तो उसे 30 दिन का उपार्जित अवकाश दे होगा। अगर वो लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो उसके बदले उसे क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब मान लो कि कर्मचारी अगर मान लो 1 साल के अंदर कोई कर्मचारी 21 वर्ष की या 25 वर्ष की उम्र में गवर्नमेंट जॉब लेता है और 25 वर्ष के बाद 60 वर्ष तक वो कार्य करता है और 1 वर्ष में यानी उसने 35 वर्ष गवर्नमेंट सर्विस की, 35 वर्ष गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद एक वर्ष में वो कितने लेता है, 30 लेता है। ठीक है, तो कितने हो गए, ऐसे तो उसके 1050 उपार्जित अवकाश हो गए। तो वो फिर तो जब अब क्या लेगा नहीं, बहुत सारे कर्मचारी जो अवकाश नहीं लेते हैं तो अवकाश तो लेगा नहीं। जब रिटायरमेंट होगा तो उसको 1050 दिन का पैसा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेवा नियम बनाते समय फिक्स कर दिया कि आपको 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद 30 तो उपार्जित अवकाश मिलेंगे, लेकिन आप अपने मैक्सिमम अवकाश जो है अपने अवकाश खाते में, अपने अवकाश लेखे में कितने रख सकते हो, केवल 300 दिनों का रख सकते हो। भाई आपके अगर 300 दिन से ऊपर आ रहे हैं तो वो बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम 300 रख सकते हो, 1 साल का 30 होगा। यानी जब आप रिटायरमेंट होते हो तो 300 दिनों की आपको सैलरी मिल जाएगी अगर आपके उपार्जित अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश पड़े हैं। यानी जितने 200 है तो 200 के आपकी जो
डेली बेस पे जो मंथली जो आपकी इनकम सैलरी है उस हिसाब से आपको इतने दिनों का पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, हो गई बात। अब बात करते हैं इसके अंदर नियम, ये तो था क। अब बात करते हैं ख। अभी ये नियम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके और भी भाग है। अभी बोर्ड पूर्ण हो गया है तो आगे नहीं लिख पाए। अब इसको दो भागों में देखिए आप। क में हो गया राज्य कर्मचारी को 30 दिन, 300 अधिकतम। अब बात करते हैं राजस्थान सशस्त्र पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर, सशस्त्र पुलिस राजस्थान की और पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर जो भारतीय रिजर्व बटालियन तथा देश के सीमा पर तैनात है, उन सबको 1 वर्ष के अंदर 42 दिन का तो क्या मिलेगा, उपार्जित अवकाश मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात ये और एक बात ये, मोस्ट बातें हैं, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। राज्य कर्मचारियों को 1 वर्ष में कितने अवकाश, उपार्जित अवकाश दे हैं 30 दिन के, मैक्सिमम कितने हैं 300 दिन के। वहीं राजस्थान पुलिस सेवा या सीमा पर पुलिस सेवा, इनको कितने अवकाश दे हैं, इनको है 1 वर्ष में 42 अवकाश दे हैं। कितने, 42 अवकाश दे हैं, उपार्जित अवकाश 42 है। और इनके जो कुल जमा अवकाश है वो 300 प्लस हो सकते हैं अगर लोक हित में इनके उपार्जित अवकाश, जैसे किसी कर्मचारी ने 10 दिन के उपार्जित अवकाश मांगे लेकिन लोक हित में वो उपार्जित अवकाश अगर स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं तो 300 प्लस भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन कर्मचारियों के 300 प्लस उपार्जित अवकाश उसके अवकाश खाते में जमा हो सकते हैं। तो राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों का हो सकता है। तो देखिए सीधी बात है, बहुत ही मोस्ट है, याद रखनी है। क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के उपार्जित अवकाश 1 वर्ष में और मैक्सिमम 300, जबकि पुलिस सेवा के अंदर 1 वर्ष में 42 उपार्जित अवकाश और मैक्सिमम 300 प्लस भी हो सकते हैं अगर लोक हित में उनके अवकाश जो स्वीकृत नहीं किए गए हैं। बाकी इसको और आगे पढ़ेंगे कि ये अवकाश कैसे कैसे कब किस कंडीशन में मिलेंगे। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां जहां आप एक्टिव है वहां करें। और अनअकैडमी पे भी फॉलो कर ले। डेली ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको। और 2-3 दिन हो गए इसलिए थोड़ा सा क्या है कि रियाज छूट जाता है, क्योंकि डेली जो काम करते हैं ना उसमें वो मज़ा भी बना रहता है। अब सुबह का मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, अब शाम को बना पा रहा हूं और आपको अब लेट तक ही मिलेगा, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन कल से वीडियो आपको डेली कंटिन्यू टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। शेयर करना ना भूले। थैंक यू।